नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 15th एंड 16th जुलाई एंड इन आवर दिस वीकेंड एनालिसिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द 2 days एनालिसिस या 2 day इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। सो जो भी 15 और 16 तारीख के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी में है, उन सबको हम लोग एक दिन ही डिस्कस करते हैं इस वीकेंड सीरीज में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला न्यूज जो है हमारा हम्पी से रिलेटेड। रिसेंटली आपने देखा होगा कि थर्ड शेरपास मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वाज रिसेंटली हेल्ड इन हम्पी। अ, तो थर्ड जो शेरपास मीटिंग है जो इंडिया जो प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 का, उसको हम्पी में किया गया है। थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा शेरपास आखिर ये है क्या। बेसिकली शेरपास जो होता है ना, जो भी स्टेट इसको मतलब प्रिपेयर करता है या इस मीटिंग को होस्ट करता है, तो उस स्टेट या हेड ऑफ द स्टेट जो भी इस मीटिंग को प्रिपेयर करते हैं उनको शेरपास बोला जाता है। एंड बेसिकली शेरपास, क्योंकि इंडिया इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है G20 को, तो हेंस इट इज नोन एज द शेरपास मीटिंग। एंड अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इसको हम्पी में रखा गया, थर्ड वाला। अब हम्पी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम्पी के बारे में बहुत सारी फेमस कथाएं हैं। अब थोड़ा समझते हैं आखिर हम्पी में है क्या, क्या इंपॉर्टेंस है हम्पी की। तो हम्पी को अगर पहले समझा जाए तो इट इज ऑल्सो नोन एज पंपक क्षेत्र ऑफ किष्किंधा। ठीक है, इसको पंपक क्षेत्र ऑफ किष्किंधा भी बोला जाता है। एंड इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल कर्नाटका ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। ये तीन इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका, तुंगभद्रा रिवर एंड पंपक क्षेत्र ऑफ किष्किंधा। नेक्स्ट, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एंड इट इज रिनाउंड फॉर इट्स हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस एज इट वाज वंस द कैपिटल ऑफ विजयनगर, मींस माइटी विजयनगर एम्पायर का एक बार ये कैपिटल भी रहा है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू एम्पायर इन साउथ इंडिया, जो लगभग 14th एंड 16th सेंचुरी तक राज किया था साउथ इंडिया में। और तुंगभद्रा रिवर ना यहाँ से हम्पी का जो कॉम्प्लेक्स है वहां से गुजरती भी है। दूसरा अगर देखा जाए तो आर्किटेक्चरल साइट के बारे में समझा जाए तो साइट बूस्ट न्यूमरस ग्रैंड टेम्पल, पैलेसेस एंड मार्केट प्लेसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। उसमें से कुछ प्रोमिनेंट जो टेम्पल्स है उसको आप लोग जानते होंगे, जैसे जैसे कि विरूपक्षा टेम्पल, विठल टेम्पल एंड लोटस महल, along with क्वींस बाथ एंड एलिफेंट स्टेबल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है आपके प्रोमिनेंट हम्पी रीजन के अंदर में। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन द हम्पीज टेम्पल कॉम्प्लेक्स। दूसरा, टेम्पल ऑफ दिस सिटी आर नोटेड फॉर द लार्ज डायमेंशंस, फ्लोरिड ऑर्नामेंटेशन, बहुत ही ज्यादा ऑर्नामेंटेशन होता है यहाँ पर, बोल्ड एंड डेलिकेट कार्विंग्स होती है, एंड स्टेटली पिलर्स, मैग्निफिसेंट पेविलियंस एंड ए ग्रेट वेल्थ ऑफ आइकोनोग्राफिक एंड ट्रेडिशनल डिपिक्शंस व्हिच इंक्लूड सब्जेक्ट फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत। तो रामायण और महाभारत से भी बहुत सारे पिक्चर्स को यहाँ पर कार्व आउट किया जाता है स्टोन्स के ऊपर में, जो बहुत ही बोल्ड और डेलिकेट होते हैं। नेक्स्ट और थोड़ा समझा जाए तो विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है, इट इज ए आइकॉनिक स्ट्रक्चर विद इन हम्पी एंड इट इज नोन फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड द फेमस स्टोन चैरियट। स्टोन चैरियट के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग वाला स्लाइड में देखा था, दैट इज दिस वन। तो इट इज वन ऑफ द फेमस स्टोन चैरियट्स। और इसके बारे में समझा जाए थोड़ा सा तो इट डेट्स बैक टू द 15th सेंचुरी। इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग देवराया टू। ठीक है, 1422 से लेकर 1446 तक इसको बनाया गया था, वन ऑफ द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। And several portions of the temples were expanded and enhanced during the reign of कृष्ण देवा राया 1509 से लेकर 1529 तक। तो ये दो किंग के बारे में थोड़ा याद रखिएगा, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी। And it is also known as Sri Vijay Vitthal Temple. It is dedicated to Lord Vitthal. It is which is an incarnation of Lord Vishnu. तो लॉर्ड विठल जो थे वो भगवान विष्णु के मतलब रूप थे या इनकारनेशंस थे। सो दिस इज रिगार्डिंग द विटल कॉम्प्लेक्स। और थोड़ा सा अगर समझा जाए आर्किटेक्चर के बारे में तो इट इज बिल्ड इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। साउथ इंडिया में जो आपका जो टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो द्रविडियन स्टाइल के बनते हैं। And it has the traits and features like architecture of typical South Indian temple architecture. It is believed that the main shrine of the temple originally had one enclosed mandapa. ये एक मंडपा होता है, ये आपको दिख रहा होगा मंडप। And an open mandapa was added to it in the 1554। तो ये ओपन वाला रीजन, ये गोपुरम होता है along with इस शिखरा। ठीक है, और ये ऊपर कलश होते हैं। और ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है ना, दिस इज विमाना। एंड लास्ट वाला इस गर्भगृह है। तो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर में कभी आपको ड्रॉ करने आता भी है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। एंड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज ए स्प्रॉलिंग एरिया दैट इज सराउंडेड बाय हाई कंपाउंड वॉल्स एंड 3 towering gateways। The temple complex has many halls, shrines and pavilion located inside it. Each of this structure is made up of stone. So this is also very important. So this is regarding our हम्पी टेम्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको यूपीएससी ने पूछा है, तो इसके जितने भी हमने फैक्ट्स डिस्कस किए उसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए अपने अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला जो न्यूज है वो विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड है। ये नया टर्म्स है, हालांकि नया नहीं है, बट न्यूज़पेपर में था ये आर्टिकल। न्यूज ये है कि द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली रीइम्पोज्ड ए विंडफॉल टैक्सेस ऑन डोमेस्टिक पेट्रोलियम क्रूड। तो विंडफॉल टैक्स इम्पोज किया है डोमेस्टिक पेट्रोलियम क्रूड के ऊपर में। अब ये है क्या, देखिए बेसिकली विंडफॉल टैक्स किसको बोलते हैं? विंडफॉल टैक्स वह टैक्स होता है जिसमें अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा अगर इनकम होने लगे या प्रॉफिट होने लगे, तो उसके ऊपर में फिर गवर्नमेंट क्या करती है? विंडफॉल टैक्स लगाती है। मतलब आप अगर कमा रहे हो तो हमें भी दो एक्स्ट्रा। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द विंडफॉल टैक्स। समझते हैं थोड़ा सा। इट इज द हायर टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज व्हेन दे एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड एंड अबव एवरेज प्रॉफिट। मतलब अनएक्सपेक्टेड और अबव एवरेज प्रॉफिट अगर होने लगे तो दे यूज्ड टू पुट लाइक दिस। कंडीशन क्या होता है विंडफॉल टैक्स इंपोजिशन का? व्हेन द गवर्नमेंट नोटिस अ सडन इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज रेवेन्यू दे इंपोज दिस टैक्स, एंड हाउएवर दिस रेवेन्यू कैनॉट बी लिंक्ड टू एनीथिंग द कंपनी एक्टिवली परस्यूड सच एज इज बिजनेस स्ट्रेटजी और एक्सपेंशन। मतलब एक्सपेंशन और उसमें नहीं, अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्री अगर बहुत ज्यादा रेवेन्यू करने लगे एक अचानक टाइम में, then they used to impose this windfall tax. Consequently, a windfall tax is imposed on industry's profit when it experiences a sharp increase in revenue due to unrelated external events. तो अगर कुछ ऐसा एक्सटर्नल इवेंट्स के चलते बहुत ज्यादा अगर इनकम होने लगे, then this is a situation where government is to impose windfall taxes. Getting it? तो this is regarding the windfall tax. थोड़ा और समझते हैं windfall tax से रिगार्डिंग कि कब इसको इम्पोज किया था। दैट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन व्हेन हाई प्राइस बेनिफिट्स प्रोड्यूसर्स एट द एक्सपेंस ऑफ द कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर्स के, क्योंकि कंज्यूमर ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा उनके कंजम्पशन हो रहा है, उसके चलते हाई प्रॉफिट हो रही है। एंड टू फंड सोशल वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट अगर किसी सोशल वेलफेयर स्कीम को फंड भी करना चाहती है तो वो भी विंडफॉल टैक्स लगाती है। And as a supplementary revenue stream from the government and as a way for the government to narrow the country's widened trade deficit। कभी कभी ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भी विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। ये कुछ रीजंस हैं जिसके चलते विंडफॉल टैक्स इम्पोज्ड होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। सो दिस इज रिगार्डिंग द विंडफॉल टैक्स। इसको याद रख लीजिएगा, इट्स ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। कहीं अभी ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, कोल गैसिफिकेशंस। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने मतलब कहा है या टारगेट रखा है कि दे आर गोइंग टू पुट गैसिफाई ऑलमोस्ट 100 मिलियन कोल, 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। मींस 100 मिलियन कोल को वो क्या करेंगे? गैसिफाई करेंगे। अब आपको मालूम होगा कि गैसिफिकेशन करने से जो कोल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और पॉल्यूशन कम होता है। So that could be the reasons why government of India is government ministry of coal is planning to do this. They used to produce gas, means from the syngas basically अगर बोला जाए तो। So थोड़ा समझते हैं ये है क्या। So the ministry coal announced that it is considering a comprehensive scheme to promote coal gasification projects for both government public sectors undertaking and the private sector with an outlay of rupees 6,000 crores. About coal gasification के बारे में समझा जाए तो it is the process of producing syngas, a mixture consisting primarily of carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide, and methane, and water vapor for coal from coal and water, air, and other oxygens. So this is the composition of syngas. And if you consider it, then during gasification, coal is blown with oxygen and steam, while other being heated under high pressures. Okay? And in this reaction, oxygen and water molecules oxidize the coal and produces syngas. तो ये कोल ही होता है जो syngas में कन्वर्ट हो जाता है। होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। तो दिस इज रिगार्डिंग द कोल गैसिफिकेशंस। लास्ट एडवांटेज क्या है? तो कोल गैसिफिकेशन कैन हेल्प एड्रेस लोकल पॉल्यूशन प्रॉब्लम। एक तो लोकल पॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्योंकि गैस है तो उसकी बर्निंग अच्छी तरह से जलेगा और किसी भी तरह का फ्यूम्स वगैरह नहीं जनरेट करेगा, तो हेंस इट विल बी लेस पॉल्यूशन फ्री। It is considered a cleaner options compared to the burning of coal, and it will help in reducing reliance on import of natural gases, methanol, ammonia, and other essential products. This initiative holds the potential to alleviate the environmental burden by reducing carbon emissions and fostering sustainable energy practices, contributing to India's global commitment towards a greener future. तो ऑब्वियस बात है, हमारे जो टारगेट हैं उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अलॉन्ग विथ वी आर गोइंग टू डू अचीव दिस बाय यूजिंग द कन्वर्टिंग द कोल इनटू गैस। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है नमदा आर्ट्स। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ नमदा आर्ट्स प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के लिए लगभग मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्लैग्ड ऑफ दिस प्रोग्राम या फ्लैग्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट।
है क्या नामदा आर्ट्स, थोड़ा समझते हैं। तो नामदा आर्ट क्राफ्ट ऑफ कश्मीर, ये बेसिकली कहाँ का है? कश्मीर का। इज बीइंग सक्सेसफुली रिवाइव्ड अंडर ए स्किल इंडिया पायलट प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसको फिर से रिवाइव किया गया है। विथ नियरली 2200 कैंडिडेट्स फ्रॉम अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट रिसीविंग ट्रेनिंग इन द डाइंग आर्ट फॉर्म। ये आपको दिख रहा हो कितना डेलिकेट डिजाइन है। ये कलरफुल धागा से बनाया जाता है और काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर्स होती है इसमें, डिज़ाइन होती है इसके अंदर। और थोड़ा समझा जाए तो नामदाट इट इज सेड टू हैव बिगन इन 16th सेंचुरी व्हेन मुगल एम्पायर अकबर वांटेड टू गेट ए कवरिंग ऑफ फॉर हिज हॉर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। ठीक है, मतलब कहा यह जाता है कि जो मुगल एम्पायर अकबर थे उनको अपने घोड़े को ढकने के लिए, मतलब ठंड से बचाने के लिए उसको एक कवरिंग चाहिए थी। और ये जो आर्किटेक्चर है वो सूफी सेंट जिनका नाम था शाह ए हमदन टू कश्मीर, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नामदा इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल कश्मीरी फेल्टेड कारपेट दैट इज क्रिएटेड यूजिंग शिप वूल एंड हैज कलरफुल हैंड एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, तो उसमें कलरफुल हैंड एम्ब्रॉयडरी भी होती है और इसको एक फेल्टेड कारपेट है। बेसिकली आप आमतौर पर अगर कश्मीर जाओगे तो ये आपको दिखेगा, कहीं आम घरों में भी दिख जाता है ये। And the distinct feature of this Kashmiri craft is that wool is felted and not woven। उसको फेल्ट किया जाता है, वो मतलब धागा से नहीं कराया जाता, rather ये फिल्टेड होते हैं। ठीक है, लास्ट अगर थोड़ा समझा जाए तो हाउ इट इज मेड, इट इज यूजुअली ए सैंडविच ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ वुल फ्लैटन ओवर ईच अदर। बहुत सारे वुल को एक दूसरे के ऊपर फ्लैटन किया था, सैंडविच किया था। एंड आफ्टर ए लेयर इज स्प्रेड इट इज स्प्रिंकल्ड होमोजेनियसली विद वाटर एंड प्रेस्ड विद टूल नोन एज पिंजरा। ठीक है, woolen willow stickers and unique themes and floral patterns provides the theme for this masterpiece, and flowers and leaves, birds and fruits and essence of the design. It is practiced as a craft in several cultures, especially in the countries throughout Asia, that is Iran, Afghanistan and India। इन सब रीजन में भी ये मिलता है। तो बेट इंपॉर्टेंट, इन सब जितने सारे अभी रिसेंट में जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, इस तरह के एम्ब्रॉयडरीज वगैरह, उसको थोड़ा एक लिस्ट बना लीजिएगा। दे आर गोइंग टू कम इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दैट इज रिगार्डिंग नामदा आर्ट्स। नेक्स्ट चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अपना अगला जो न्यूज है वो 81 बॉन्ड से रिलेटेड है। रिसेंटली द अंडरवेलमिंग सब्सक्रिप्शंस टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एडिशनल टायर 1 bond issue has dampened market sentiments and is expected to make fund raising harder for other PSU बैंक। तो 81 बॉन्ड थोड़ा डैम्प किया है मार्केट को, और दूसरे जो मतलब फंड रेजिंग जो है दूसरे बॉन्ड से रिलेटेड वो हार्डन हुआ है। मतलब इट विल बी डिफिकल्ट टू रेज द फंड फ्रॉम अदर बॉन्ड्स थ्रू। तो ये 81 बॉन्ड है क्या? देखिए, बैंक जनरली 81 बॉन्ड को मतलब रिलीज करता है, और इसमें कोई नो मैच्योरिटी, हाई रिस्क होता है एंड हाई यील्ड भी होता है। जैसे दीज आर द टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड परपेचुअल बॉन्ड दैट बैंक इशू टू इंप्रूव देयर कोर कैपिटल बेस। बैंक अपना कोर कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए इसको यूज करता है, एंड इट इज ए अनसिक्योर्ड एंड परपेचुअल बॉन्ड। ठीक है, एंड द मनी रेज थ्रू दिस बॉन्ड इज केप्ट असाइड एज अ शॉक एब्जॉर्बर बाय द बैंक। जब भी इससे पैसा जो आता है उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज करता है बैंक। एंड दे हैव ए कॉल ऑप्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द बैंक टू बाय दिस बॉन्ड बैक फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ठीक है, and the bond were created in the wake of the 2008 financial crisis to absorb the losses. This bond also called a cognizant convertible bond or COS, and this bond are also mandatory under Basel 3 norms। तो Basel 3 जो norms है उसके अंदर भी ये bond mandatory है। So this is regarding the 81 bond। और थोड़ा अगर देखा जाए तो 81 bond, these are type of unsecured perpetual bond that bank used to improve their core capitals। ठीक है, ये shock absorber, we have discussed this one। एंड लास्ट व्हाट आर बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स के बारे में अगर बोला जाए तो बॉन्ड इज सिंपली ए लोन टेकन आउट बाय ए कंपनी। ठीक है, जब कंपनी को कुछ लोन वगैरह चाहिए होता है तो वो अपना बॉन्ड इशू करती है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ए बैंक द कंपनी गेट्स द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर हु बाय इट्स बॉन्ड। तो नॉर्मली कंपनी को अगर कोई लोन वगैरह इकट्ठा चाहिए होता है ना, तो वो क्या करती है कि अपना बॉन्ड रिलीज करती है, ना कि वो बैंक में जाकर। बैंक में जाने से, लोन लेने से अच्छा है कि आप बॉन्ड इशू कर दो, और जो भी इन्वेस्टर है जो खरीदना चाहते हैं दे कैन बाय दिस बॉन्ड। In exchange for the capital, the company pays an interest coupon, which is the annual interest rate paid on a bond expressed as a percentage of the face value। तो जितना फेस वैल्यू होता है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज कंपनी उसको एज ए इंटरेस्ट के तौर पर देती है। तो दिस इज रिगार्डिंग द बॉन्ड्स। दिस 81 बॉन्ड, इसको थोड़ा देख लीजिए, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द both your prelims and mains examinations। So that's all for today in our weekend sessions, and
अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है, यू कैन विजिट आवर यूट्यूब मीन्स टेलीग्राम चैनल along with our website. Just log on to www.inspirationis.org, or you can visit our telegram channel, that is te.inspirationis. So thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Take care.